हेलो स्टूडेंट्स, अतनी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे अम्लों के गुणों के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन अथवा हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं उन्हें हमने अम्ल कहा था, उन्हें अम्ल कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और इसके साथ साथ हमने आपको यह भी बताया था कि अम्लों को वर्गीकृत कैसे किया गया है, अलग अलग आधार मानकर तनु अम्ल, सांद्र अम्ल, कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, इन सब के बारे में हमने आपको इससे पहली वीडियो में बता दिया है। आज की वीडियो में हम अम्लों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। जब हम अम्लों के लक्षणों की बात करते हैं तो अम्लों को दो प्रकार के लक्षणों में हम विभाजित करेंगे, जिनका हम अध्ययन करेंगे। एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण, या भौतिक लक्षण, रासायनिक लक्षण। भौतिक लक्षण वे लक्षण होते हैं जो उनकी भौतिक अवस्थाओं और भौतिक क्रियाओं के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, और रासायनिक लक्षण या रासायनिक गुण वे लक्षण होते हैं जो उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। तो यदि हम अम्लों के भौतिक गुण के बारे में बात करें तो सबसे पहला गुण तो अम्लों के स्वाद का ही आता है। अगर हम स्वाद की बात करें तो आप जानते हैं सभी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जब आप किसी फल को खाते हैं और खाने पर वो खट्टा लगे तो समझ लीजिएगा कि वो खट्टा स्वाद किसी ना किसी अम्ल के कारण है, उसमें कोई ना कोई अम्ल है जिसके कारण वो स्वाद में खट्टा है। जैसे नींबू साइट्रिक एसिड के कारण है, सिरका एसिटिक एसिड के कारण है, टमाटर ऑक्जेलिक एसिड के कारण है, मट्ठा या दही जो है लैक्टिक एसिड के कारण है। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, अगर इनकी जल में विलयशीलता को देखें तो अम्ल जो है जल में विलय है, अम्ल जो है जल में विलय होते हैं, यानी जल में घुल जाते हैं, विलयशील है। लेकिन जल में विलयशीलता इनकी ऊष्माक्षेपी है। जब अम्ल में जल को मिलाया जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो यानी जल में विलय तो है लेकिन ये अभिक्रिया कैसी है, इनकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तीसरा, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लिटमस पेपर क्या होता है इसके बारे में आप आगे जानेंगे डिटेल में कि भाई लिटमस क्या होता है और लिटमस पेपर कैसे तैयार किए जाते हैं, इसे हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल यहाँ पर ये जानिए कि जो अम्ल होते हैं वो नीले रंग के लिटमस पेपर को किस में बदल देते हैं, लाल रंग में बदल देते हैं। ये अम्लों का विशेष गुण है, पहचान है अम्लों की। इसके अलावा और क्या करते हैं हम, अम्ल जो हैं वो त्वचा को जला देते हैं, त्वचा को जला देते हैं, त्वचा में इरिटेशन उत्पन्न करते हैं, जला देते हैं। आपने देखा होगा कि कभी आपको चींटी या ततैया काट ले तो आपको त्वचा में इरिटेशन होने लगती है, सूजन भी आ जाती है, एलर्जिक हो जाती है ना। तो ये किस कारण से है, ये इसी कारण से है क्योंकि अम्ल जो है त्वचा में इरिटेशन उत्पन्न करते हैं, एलर्जी उत्पन्न करते हैं। कुछ अम्ल अगर आपके ऊपर लैब में आप काम कर रहे हैं, आपकी सावधानी हटी और कोई एसिड आपकी त्वचा के ऊपर गिर गया तो वो आपकी त्वचा को क्या कर देता है, जला देता है। तो अम्लों के ये विशेष भौतिक गुण है। अब बात करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण के बारे में। रासायनिक गुण मैंने बताया कि रासायनिक गुण वे गुण है जो उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर निर्धारित है। तो अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया हम देखेंगे। सबसे पहले है अम्लों की रासायनिक क्रिया धातुओं के साथ, कि भाई धातुओं के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो धातु लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। यानी धातु के साथ अभिक्रिया में, धातु के साथ अभिक्रिया अगर हम देखें अम्ल की, तो अभिक्रिया क्या है भाई,
तो आप कहेंगे धातु है प्लस अम्ल है। पहले मैं शाब्दिक अभिक्रिया लिख रहा हूं, और जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो धातु लवण प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी अम्ल जब अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं तो वो कौन सी गैस दे रहे हैं? हाइड्रोजन गैस। अब प्राय अधिकांश धातुओं के साथ अम्ल क्रिया करते हैं। सभी धातुओं के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकांश धातु के साथ जब अम्लों की क्रिया होती है तो धातु लवण और हाइड्रोजन बनती है। इसे एक अभिक्रिया के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे एक धातु है जिंक, धातु के साथ अभिक्रिया में जैसे हम कहें जिंक के साथ अभिक्रिया, जिंक के साथ, तो जिंक का सूत्र होता है Zn, और हमने अम्ल ले लिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। तो धातु तो हुई कौन? जिंक, यानी जिंक का मतलब जस्ता, और अम्ल क्या हुआ? ये सल्फ्यूरिक अम्ल। स्टूडेंट ध्यान रखिए, धातुओं की जो अम्लों के साथ अभिक्रिया है वो एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? कि भाई जिसमें अधिक क्रियाशील अपने से कम क्रियाशील को विस्थापित कर देता है। तो यहां पर जो धातुएं हैं वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। वे धातुएं जो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है वे ही हाइड्रोजन को हटा देती हैं और उसके स्थान पर स्वयं आ जाती हैं। तो यहां पर हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है जिंक, तो ये बन जाता है ZnSO4, और हाइड्रोजन हो गई बाहर, ये है एक गैस। तो ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट। ये धातु का एक लवण है जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस। तो धातुएं जब अम्लों से क्रिया करती हैं तो वो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये एक प्रकार से हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि भी है। अगर इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाए कि भाई हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए, तो आप इसे प्रयोगशाला विधि के रूप में इस समीकरण को लिखेंगे। और इसे अगर बनाने की हम विधि को देखें तो भैया एक कवथन नली में, बॉइलिंग ट्यूब में, स्टैंड में लगा देते हैं उसे। ये एक बॉइलिंग ट्यूब है, मैं ब्लैक से बना देता हूँ चित्र को, थोड़ा और अच्छा लगेगा। इसे यहां से हटा देते हैं। एक है हमारे पास, सबसे पहले मैं बॉइलिंग ट्यूब ही बना रहा हूं। ये है बॉइलिंग ट्यूब हमारी, ये रही, और इसके सिरे पे हमने लगा दी है कॉर्क। एक ऐसी कॉर्क लगाई है जिसमें 2 छिद्र हैं। लेकिन उससे पहले इसमें हमने जस्ते के टुकड़े रख दिए हैं। जस्ते के पहले टुकड़े रखे हमने कुछ, जैडन जस्ता धातु के, और फिर इसके ऊपर क्या लगा दिया? एक 2 छिद्र वाली कॉर्क। और इसे हमने किसमें फिट कर दिया? स्टैंड में। स्टैंड धातु के बने हुए होते हैं, प्राय लोहे के बने होते हैं। आजकल प्लास्टिक के स्टैंड्स भी आ गए हैं मार्केट में। तो ये स्टैंड्स है भाई, इसमें क्लिप होती हैं। ये क्लिप एक इधर लगी है, एक क्लिप इधर लगी है, ये, और यहाँ पे क्लिप को कसने के लिए है ना। एक क्लिप या 2 क्लिप, जैसे भी आपकी टेस्ट ट्यूब सेट बैठती है उसमें से लगा दीजिएगा। अब मैंने कहा 2 छिद्र हैं, एक छिद्र ये रहा, एक में लगा दी हमने थिसिल कीप, इसे कहते हैं थिसिल कीप, लंबी नली वाली कीप है ये। और एक में एक निकास नली लगा दी, जो यहां से निकाली हमने बाहर, और यहां से बाहर निकालने के बाद एक ऐसे बर्तन में इसको हमने डुबो दिया जिसमें ऑलरेडी क्या भरा हुआ है? पानी। यहां पर है पानी भरा हुआ, और इस पानी में हमने थोड़ा सा डिटर्जेंट घोल दिया है, साबुन घोल दिया है। जल है प्लस साबुन। यहां से हम ये
डाल रहे हैं ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड, ये H2SO4 है, H2SO4 है, ये जैडन जिंक धातु है, ये जल मैंने बताया था। और ठीक इस तरह से हम कर देते हैं इसे, ये सब हम लैब में ही करेंगे। अब यहां पर ये जिंक है और ऊपर से हमने सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है, तनु, तनु हमने बताया था जिसमें पानी अधिक और एसिड कम होता है, तनु कहलाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब डलता है यहाँ पर तो ये ZnSO4 करके ये अभिक्रिया होती है, जिंक सल्फेट नीचे ही रहता है इसमें, और ये जो हाइड्रोजन गैस है ये ऊपर आएगी और निकास नली के द्वारा इस पानी में जाएगी। यहाँ पर साबुन घुला हुआ है तो यहाँ से बुलबुलों के रूप में बाहर निकलेगी। और जब यहाँ पर आप एक जलती हुई तीली लेकर जाते हैं, स्टिक, मैच स्टिक, तो ये पॉप साउंड देती है। कैसी साउंड देती है, पॉप साउंड के साथ ये जो है बुलबुले जो है ब्रस्ट हो जाते हैं, जो बताते हैं कि भाई ये गैस जो है हाइड्रोजन है। तो यानी एक प्रकार से ये स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि भी होगी। बेसिकली हम कर ही रहे हैं कि भाई धातु के साथ अभिक्रिया है अम्ल की, धातुएं जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं तो ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु लवण और हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने इस प्रक्रिया को पूरा दिखा भी दिया। तो हर एक धातु को किसी न किसी बर्तन में संपन्न कराना पड़ेगा। ऐसे जैसे हम देख लें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक धातु है और इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl अम्ल के साथ। तो Mg जो है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा क्योंकि इससे अधिक क्रियाशील है, और बना लेगा क्या, MgCl2 प्लस H2। MgCl नहीं बनाएगा, ये MgCl2 बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमने बताया था Mg जो है Mg प्लस 2 आयन दे रहा है, और इसे 2 आयन देने के लिए इसकी संयुक्ता 2 है, तो एक Cl की है एक, तो एक संयुक्ता वाले 2 चाहिए, तब जाके ये MgCl2 बना पाएगा, तभी ये है ना। तो यहां पर इसका मतलब हम इसे बैलेंस करेंगे तो ये बात हमारी सिद्ध हो जाएगी। Mg एक है, इधर Cl एक है, इधर 2 है, तो 2 करने के लिए 2 करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इधर 2 हैं, ये गैस के रूप में आए तो 2 हो गए, तो ये अभिक्रिया होगी। तो गैसें, हाइड्रोजन गैस निकलती है जब धातुएं क्रिया करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, जैसे कॉपर, Hg, Ag, Au, प्लेटिनम। आप देखते हैं कि ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, ये सभी तत्व, ये सभी धातुएं हाइड्रोजन से नीचे आती हैं, इसलिए ये अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती, अम्लों से क्रिया नहीं करती। अगर आपसे पूछा जाए इस अभिक्रिया को पूरा कीजिए Cu प्लस H2SO4, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, यहां पे आप CuSO4 प्लस H2 नहीं लिख देना, यहां पे लिखेंगे नो रिएक्शन। क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, ये क्रिया नहीं करती। तो ये हुआ अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, ये पहली रासायनिक कैरेक्टरिस्टिक थी। दूसरा है, एक और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। जरा हटा देते हैं इसे और फिर अभिक्रिया करते हैं धातु कार्बोनेट, और इसके साथ साथ ही धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी हम समझ लेंगे। इन दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ हम समझ लेंगे क्योंकि एक जैसी अभिक्रिया ही हैं। तो सेकंड है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तो धातु कार्बोनेट तो के साथ अम्लों की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल,
तो यहां पर बनेगा धातु लवण प्लस CO2 प्लस H2O। संक्षेप में लिख दिया मैंने, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनेगा। यही धातु बाइकार्बोनेट, ये तीसरी अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी यही है। यहां पर तीसरा भी लेंगे धातु बाइकार्बोनेट, तो यहां पे धातु बाइकार्बोनेट लिख लीजिए। धातु बाइकार्बोनेट के साथ भी अम्ल की यही अभिक्रिया होती है, यानी यहां पर भी धातु लवण बनेगा प्लस CO2 बनेगी प्लस जल बनेगा। तो देखते हैं इस अभिक्रिया को, है ना भाई। धातु कार्बोनेट के साथ जब भी अम्ल क्रिया करेंगे तो एक तो धातु का लवण बन गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एक जल बनी। धातु कार्बोनेट कोई धातु कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3 सोडियम धातु ही, ये उसका कार्बोनेट हुआ तो धातु कार्बोनेट बन गया ना, सोडियम कार्बोनेट, और अम्ल मान लिया हमने HCl ले लिया। अब यहां पर क्या बनेगा, अब यहां पर देखो है, यहां पर भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहां पर ये क्लोराइड जो आयन है वो कार्बोनेट से ज्यादा क्रियाशील है, तो इसे हटा देगा, तो NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये रिएक्शन बन जाएगा। अब हम इसे बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस कीजिए भाई, Na 2 है तो 2 करने के लिए 2 कर दिया, 2 हो गए। हाइड्रोजन 2 है तो 2 करने के लिए 2, Na 2 इधर है 2 इधर है, Cl 2 इधर है 2 इधर हो गए, हाइड्रोजन 2 इधर है 2 इधर होंगे, ऑक्सीजन 3 है, यहां पर 1 और 2 3 हो गए, कार्बन 1 है, समीकरण बैलेंस होगी। तो आपने देखा ये धातु कार्बोनेट है, ये एक अम्ल है, ये धातु लवण बना है, ये पानी बना है और ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो यानी जब भी धातु लवणों के साथ, धातु अम्लों के साथ क्रिया करती है तो धातु कार्बोनेट, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही एक और देखिए, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसकी अभिक्रिया करा दी मैंने H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो क्या बना भैया CaSO4। SO4 जो है कार्बोनेट को हटा के कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस देखते हैं है क्या इक्वेशन, कैल्शियम इधर 1 है इधर 1 है, SO4 पूरा का पूरा जा रहा है तो हम SO4 को पूरा का पूरा ही कर लेंगे तो उससे आसानी हो जाती है। SO4 यहाँ पूरा का पूरा जा रहा है तो SO4 1 है, इधर पूरा का पूरा, इधर भी 1 है। अब ये बच्चे कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन इधर 1 है इधर 1 है, हाइड्रोजन इधर 2 है हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 1 और 2 3 है। इक्वेशन है बैलेंस। ये है कैल्शियम का नाम अगर हम लिखें, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है कैल्शियम सल्फेट, यह है जल, और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है या नहीं, ये कैसे पता करें भाई, इसके लिए भी परीक्षण है। जैसे हाइड्रोजन के लिए परीक्षण था, जलती हुई तीली ले जाने पे पॉप साउंड करती है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है या नहीं बनी है, इसके लिए भी एक रिएक्शन है। जैसे ही हमने एक बर्तन में लिया था प्रश्नावली में, हमने 2 कैल्शियम कार्बोनेट H2SO4 को मिक्स करेंगे, निकास नली लगाएंगे, और जो गैस निकलेगी उससे हम चूने का जो जल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें प्रवाहित करेंगे, और जब हम इसमें प्रवाहित करते हैं CO2 गैस को, CO2 गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करती है, चूने के जल के साथ क्रिया करती है, तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। दूधिया क्यों हो जाता है चूने का पानी, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। हमने अभी आपको बताया कि भाई जब कार्बोनेट जो है, जब अम्लों के साथ क्रिया करते हैं, धातु लवण देते हैं, पानी देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं।
अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस दी है या नहीं दी है, इसका टेस्ट करना पड़ेगा, परीक्षण करना पड़ेगा। और परीक्षण कैसे करते हैं? CO2 का चूने के जल में से गुजार कर। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के जल के साथ क्रिया करेगी तो उसे दूधिया कर देती है। चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ये रिएक्शन है CO2 प्लस CaCO प्लस H2। इसके कारण ही चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। और ज्यादा देर तक प्रवाहित करते रहेंगे तो दूधियापन फिर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, जो कि क्या है? रंगहीन है। तो बात ज्यादा करने पे वो रंग भी साफ हो जाएगा। तो ये देखा कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट की अम्लों के साथ क्रिया यानी कार्बोनेट की। अब बाइकार्बोनेट की देख लेते हैं, इसे हटाते हैं और कार्बोनेट के नीचे ही बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया भी हम देख लेते हैं। और हमने कहा चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, जब वो अम्लों से क्रिया करते हैं तो बनते हैं उनके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिएक्शन हम देख लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम ऊपर कार्बोनेट है, कंफ्यूजन ना हो आपको, सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहते हैं, दोनों नाम इसी के हैं। प्लस HCl, साथ के साथ बैलेंस कर रहा हूं क्योंकि रिएक्शन तो यही है, 2NaCl प्लस, सॉरी से जरा मैं कर दूं, पहले बैलेंस बाद में ही करेंगे। NaCl क्योंकि उससे प्लस H2O प्लस CO2। अब देखो Na एक है, Cl एक है, Cl एक है, हाइड्रोजन एक यहां है, एक यहां, दो है, इधर दो है, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ऑक्सीजन तीन है, दो और एक तीन है। तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। ऑलरेडी ये इक्वेशन बैलेंस थी। तो यहां पर आपने देखा लवण बना है, जल बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। जिस प्रकार से कार्बोनेट के साथ थी उसी प्रकार से बाइकार्बोनेट के साथ भी अम्ल क्रिया करके लवण, जल और CO2 बनाते। अब इसकी तीसरी चौथी रिएक्शन देखते हैं, क्षारकों के साथ अभिक्रिया। क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारों के साथ अभिक्रिया, ये महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इसे जरा समझना। क्षारों के साथ अभिक्रिया, जब क्षार होते हैं, अम्ल प्लस क्षार की अभिक्रिया होती है तो बनता है लवण प्लस जल, और ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी, लवण और पानी बनेंगे और ऊष्मा भी निकलेगी। क्योंकि यहां पर लवण बन रहा है, हालांकि लवण और भी अभिक्रिया में बन रहे हैं, लेकिन इन अभिक्रियाओं को विशेष तौर से लवणीकरण अभिक्रियाएं भी कहते हैं। लवणीकरण अभिक्रिया, जैसे अगर हम देखें अम्ल है, HCl अम्ल लिया हमने और एक क्षार ले लिया NaOH। ये एक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब यहां पर रिएक्ट करते हैं तो ये H आयन इस OH आयन के साथ क्रिया करके बना लेते हैं जल,
और यहां पर हो जाती है अदला बदली, तो NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा। NaCl प्लस H2O प्लस ऊष्मा, ये हो गया सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। ये एक लवण है सोडियम क्लोराइड, और ये जल है। अब ये कहा जाता है क्योंकि इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन को उदासीन कर रहे हैं, ना इसका अम्लीय प्रभाव रह पा रहा है ना इसका क्षारीय प्रभाव रहा है, एक उदासीन जल बन रहा है। इस कारण से इन अभिक्रियाओं को हम उदासीनी अभिक्रिया भी कहते हैं। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया जो है लवण और जल बनाने की, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, करण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर अम्लों के H आयन क्षारों के हाइड्रोक्सिल आयन को उदासीन कर रहे हैं, इसलिए यह अभिक्रिया उदासीकरण अभिक्रिया भी है। और लवण बन रहा है तो लवणीकरण अभिक्रिया भी है। इज दैट क्लियर? तो ये आपको समझ में आई होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो अम्लों के साथ होते। कोई और भी अम्ल आप ले सकते हैं इसमें। अब अंतिम चलेंगे हम धातु ऑक्साइडों के साथ क्रिया। यहीं पर हम लिखेंगे धातु ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। पांचवी है धातु ऑक्साइड, ऑक्साइडों के साथ। तो भाई धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल है तो बनेगा धातु लवण प्लस जल, प्लस यहां पे भी एक तरह से ऊष्मा निकलती है। अब धातु ऑक्साइड ले लें कोई भी, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया धातु ऑक्साइड। कैल्शियम एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ इसका ऑक्साइड बनी, प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल कैसा है? तनु है, तो क्या बनेगा? CaSO4 प्लस H2O प्लस हीट। कैल्शियम ऑक्साइड है ये, कैल्शियम ऑक्साइड, और यह है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये बना है कैल्शियम सल्फेट, ये इसका लवण हो गया, लवण है, ये जल है और ये ऊष्मा है। तो धातु ऑक्साइडों के साथ अम्ल भी उसी प्रकार से अभिक्रिया कर रहे हैं जिस प्रकार से अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। इसलिए जो धातु ऑक्साइड होते हैं इन्हें क्षारीय ऑक्साइड भी कहा गया है। क्षारीय ऑक्साइड, ये नेचर में क्षारीय होते हैं और इन्हें क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2SO4 CaSO4 प्लस H2O प्लस हीट निकलती है। तो इस प्रकार से हमने देखा अम्लों की विभिन्न अभिक्रियाओं को हमने जाना, उनके विभिन्न गुणों को बारे में हमने जाना। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बातें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें जानेंगे हम क्षारों के बारे में, क्षारों के गुणों के बारे में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।